मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सुपर सेट 7 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। एनटीपीसी 2026 में जो हुआ मार्च में, और बढ़िया बढ़िया सवालों से मैंने कुल मिला के 7 सेट बनाए थे। 6 सेट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब पे, ये 7वां सेट में, इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ ये आखिरी सेट है, और ये आखिरी सेट हर बच्चे तक पहुंच जाए। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीच में कोई सीरीज ब्रेक नहीं होने लग रही है। एनटीपीसी खत्म होते ही फिर दूसरी रेलवे की सीरीज चालू हो जाएगी, मतलब सुपर सेट की ही। जैसे ये 2026 में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हुआ उसके सुपर सेट है, फिर 2025 में जो हुए थे उसके सुपर सेट मुझे कराने हैं। तो इस तरह से ये सीरीज लगातार रहेगी। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे एफर्ट बहुत मजेदार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को दबा के इस बार शेयर कर दीजिए। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है जिनमें आप जुड़े हुए हैं। नमस्कार मेरे बच्चे, आइए। कहता है यार, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त पहली संख्या का 21 गुना है। कहता है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो पहली संख्या का। तो अगर पहली जो संख्या है, फर्स्ट जो नंबर है वो ए है, तो ये कहता है 21 ए होगा। और कह रहा है दोनों संख्याओं का एचसीएफ दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। एचसीएफ जो है ना, वो दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, यानी पी। तो दूसरी संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो जो सेकंड नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब इसे हम इक्वल करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21 पी, 21 गुना पी। अब चूंकि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए बी की, ऐसा सवाल ने कहा कि भाई आप इसे की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो अगर मिनिमम मान चाहिए तो मुझे पी की भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पी सबसे छोटा प्राइम नंबर दो अंकों की संख्या का क्या होता है, 11। तो मैं 11 ले सकता हूं। तो 11 से गुना करूंगा तो एक दो एक तीन, 231, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में यार ये ना बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का रिजल्ट है। इस 3 की जगह ना मैं √9 लिख देता हूँ, यार √9 है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 9 का ही तो वर्गमूल 3 है। तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझने की और कुछ भी नहीं है। अब है क्या कि इसके ऊपर बड़े सारे रिजल्ट बने हैं। क्या कि अगर मेरे बच्चे यहाँ √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, और ये प्लस में यहाँ √a माइनस √b, √a प्लस √b, यानी यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। अगर ये दे रखा है तो जब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ऊपर का जो रिजल्ट आता है वो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, बीच में प्लस का साइन लगा दूं, तो a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। ए का मान ध्यान रखना 9 होगा, और बी का मान मेरे बच्चे 5 होगा, बटे ए माइनस बी होगा। तो 9 में से 5 गया 4। यही तो सीखा है ना फार्मूला। अगर √a प्लस √b हो और माइनस नीचे उधर हो, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन टू अपॉन में a माइनस बी। तो जैसे ही मैं इस पे आऊंगा तो 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 4 से काटेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 7। आपने कहा बात तो सही है यार। अगर मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी की वैल्यू 7 है और आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था तो जल्दी से हो गया। होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आया 49। अब जानते हैं हमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है यार, यहाँ 3ab चाहिए। अगर 3ab चाहिए तो एक ए बी और जोड़ लाना पड़ेगा आपको। यहाँ एक ए बी और लाना पड़ेगा, तो एक ए बी यहां जोड़ा तो यहाँ पे भी ए बी जोड़ना होगा। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि आपसे ये वाली वैल्यू पूछी हुई है ना। तो हमें निकालना होगा 49 प्लस ए बी का मान। ए बी का मतलब है मेरे बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट। ए बी का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। और अगर ध्यान से देखें तो जो वैल्यू ए की थी वही वैल्यू उल्टी करके बी की लिखी है, यानी बी की वैल्यू और ए की वैल्यू एक दूसरे का उल्टा है। उल्टा है तो कट के आंसर आ जाएगा 1। तो ये वाली वैल्यू आई एक 49 और एक 50 मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जब भी ये उल्टा हो तो ये इसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता है तो आंसर होता है 4√ab अपॉन ए माइनस बी। अगर प्लस वाला पहले हो फिर माइनस वाला हो, लेकिन अगर माइनस वाला पहले हो फिर माइनस फिर प्लस वाला, तो यहाँ माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका ध्यान रखना। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, यदि किसी भिन्न ए अपॉन बी, ये कोई फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, कहता है इसके अंश और हर दोनों से दो दो घटा दे, तो रिजल्ट आता है 1/4। हमने कहा ठीक है। यदि मूल भिन्न यानी ए बाई बी
कहता है इसके अंश में 17 जोड़ा जाता है और हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न जो आती है वो 7/7 आती है। 7/7 से कट के मतलब ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चों 1। तो मुझसे सवाल में जो पूछा है वो ये कि भाई 4a माइनस बी का मान ज्ञात करिए क्या हो। 4a माइनस बी की वैल्यू बताइए क्या हो। अब देखिए दोस्त, करते हैं क्या आंसर हो सकता है समझने की कोशिश। देखिए यार, यहां करेंगे तो 4a माइनस 8 और यहाँ b माइनस 2। अब ध्यान देखेंगे तो 4a, ये b इधर लाएंगे माइनस का, 8 उधर जाएगा प्लस का, 8 में 2 गया 6। और सच बात यह कि इस कहानी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने जो आंसर दिया वो पहली ही इक्वेशन से दे दिया। 4a माइनस बी का मान पूछा था तो वो आ गया मेरे बच्चे ऑप्शन बी 6। देखिए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 4 को कहता है 3 सॉलिड क्यूब्स ईच विद एज लेंथ ऑफ 1, 6 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्ट। कहता है 3 क्यूब हैं, उन्होंने पिघलाया गया, मतलब पिघलाया गया, तो पिघलाया गया मतलब वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, 1 का क्यूब, दूसरे वाले में 6 का क्यूब, तीसरे वाले में 8 का क्यूब। अब मेरे बच्चे ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, इनका क्यूब निकालोगे तो ये 9 के क्यूब के बराबर आएगा। इसका मतलब बना कि जब इसे पिघलाओगे तीनों को और जो नया क्यूब बनाओगे उसकी साइड की लेंथ आएगी 9। साइड की लेंथ क्या आएगी 9। अब कहता है जी जो नया क्यूब बना उसके डायगोनल की लेंथ बताओ। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है √3a। ए की वैल्यू है 9, तो आंसर आया 9√3। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऑप्शन है तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कहता हूं बेसिक फार्मूले याद रखो। आप यहाँ 10-30 की वैल्यू मत रखिए। अगर आप समझदार हैं तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी देखेंगे तो यही है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो है ये मेरे बच्चे फार्मूला है साइन 2 थीटा का। अब थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब मुझे ही देखना है कौन सा ऑप्शन √3/2 देगा। देखिए 45 कभी नहीं देगा, 90 कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 90 का मान 0 हो जाता है, 45 में बटे √2 आता है, लेकिन मुझे चाहिए √3/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऑप्शन डी ही मेरा यहाँ पे करेक्ट है। कोस 30 होता है √3/2। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू वही होगी जो कोस 30 की होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं अगर इन दोनों कोणों का जोड़ क्या हो जाता है 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ये मेरे भाई 2a के फॉर्मूले हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, यहाँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। ये tan 2a का फार्मूला होता है। ऐसे ये 3a के फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए। आइए जी, कहता है हरी सिका परचेज एन आइटम फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट टू रितु एट ए लॉस ऑफ 30%। कहता है हर्षिका ने एक आइटम खरीदा। कितने में खरीदा उसकी जरूरत इसलिए नहीं कि लास्ट में कंपैरिजन पूछा है। कहता है उसने उसे 30% लॉस में बेच दिया। फिर कहता है कि जो भी पैसा आया उससे एक नया आर्टिकल खरीद के आगे व्यवहार करना शुरू किया। जब आगे व्यापार करना शुरू किया तो उसमें 75% प्रॉफिट आया। देखिए सक्सेसिव हमेशा वहां लगेगा जब एक टर्म हो गई तो जो रिजल्ट आया उसी पे दूसरा काम हो रहा हो। तो हम यहाँ कहेंगे भाई 30%। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। 30% 3/10, यानी 10 से कोई चीज 7 हो गई, और 75% 3/4, तो 4 से फिर वही चीज 7 हो गई। भाई यहाँ घटा है यहाँ बढ़ा है, तो आप कह देंगे जी 40 से कोई चीज हो गई 49, 9 का इंक्रीमेंट। अब 1/40 होता है 2.5, तो 9/40 होता है 22.5। 9/40 गुना 100। आप चाहें तो सक्सेसिव फार्मूले वाला लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि उस हर्षिका ने आर्टिकल खरीदा 100 का, 30% लॉस में दिया, 70 पे 75% का प्रॉफिट। वैसे मर्जी आपकी है। कहता है एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, इससे 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रभावित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है। कहता है यार ये कोई एक वृत्तीय पाइप है। इस पाइप की खास बात क्या है कि इसकी जो रेडियस है, डायमीटर 2 है तो रेडियस हुई 1 सेंटीमीटर। कहता है इसे 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है। तो मेरे बच्चे, पानी की जब भी ऐसे स्पीड दे रखी होती है तो इसका मतलब 400 सेंटीमीटर हाइट जितना जो ये बेलन ले लें, तो इस बेलन का जो वॉल्यूम होगा उतना पानी हर सेकंड इस बेलन से बाहर निकलेगा। ठीक है जी। अब कहते हैं पानी कहाँ डाला जा रहा है? एक बेलनाकार टंकी में जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है।
तो जो बेलनाकार आधार है उसकी रेडियस कितनी 80। तो 24 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चों एक बात बताइए, इस पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 इंटू हाइट 4। 1 सेकंड में इतना पानी आएगा, तो 1 मिनट में कितना आएगा, गुना 60। बिल्कुल ठीक है। तो भैया कह रहा है 24 मिनट तक ये काम होना है, तो 24 मिनट में कितना पानी आएगा, इतना। यानी इतना पानी इस टंकी से बाहर आएगा। अब ये पानी कहाँ जाएगा, एक और टैंक में जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है जी 80, तो 80 का वर्ग, 80 गुना 80। कहता है यार इसकी हाइट बता दो क्या हो। ऐसा सवाल ने हमसे पूछा। कहता हाइट बताइए क्या होगी। तो देखिए यार, पाई से पाई कटा, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 से काटेंगे 2 आया, बिल्कुल। 8 से काटेंगे 3 आया, 2 से काटेंगे 30 आया, 30 3 90, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। कहते हैं यार 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार टुकड़ा है जिसे पिघलाया गया। तो बेलन है तो वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर, यानी 7 का वर्ग, गुना हाइट हो गई 10। कहता है इतने वॉल्यूम जितनी चीज पिघलाई और पिघला के क्या बनाया, शंकु। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और कहता है जो शंकु बना उसकी आधार त्रिज्या वही है जो बेलन की थी, यानी 7 का वर्ग। तो कहता है यार उसकी शंकु की हाइट बताइए। तो देखिए यार, पाई 7 स्क्वायर तो कॉमन है, तो हाइट डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 30, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा ये सॉलिड कोन इज कट, कोई शंकु से काटा गया प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से प्लेन सरफेस के इसके अकॉर्डिंग काटा गया, यहां से इस तरीके से काटा है इन टू इक्वल वॉल्यूम पीसेस। कहता है इसका वॉल्यूम एक होगा तो इसका वॉल्यूम भी एक होगा, ऐसा कह रहा है। मतलब छोटे का वॉल्यूम अगर एक होगा तो बड़े का वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 2। तो ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का मतलब होगा रेडियस, लेंथ, हाइट और हाइट, इनका रेशियो क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट, एक का क्यूब रूट एक और दो का क्यूब रूट 2। अब क्यूब रूट 2, बिल्कुल ठीक है, में काटा जाता है। कहता है छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। अब वो सवाल ने एक नई चीज ज्ञान देना चाहा, क्या, अब हद है, नई बात क्या कह रहा है। कहता है कि छिन्नक तो ये वाला बना मेरे बच्चे, यही वाला तो फ्रस्टम बना। तो कहता है इसका जो बड़ा समतल है, तो बड़ा समतल ये वाला बना। कहता है छोटे शंकु की जो ऊंचाई होगी, यानी इस वाले शंकु की जो हाइट होगी वो 1 है, छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है, तो छिन्नक में के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। तो कहता है इसका बड़े वाले का व्यास कितना है, 1, तो यानी इसकी रेडियस क्या हो गई, 1/2। तो कहता है इसकी रेडियस 1/2 होगी। तो सवाल में कह रहा है यार छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए, क्या होगी, बस बकवास करके फालतू की। कहता है अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी रेडियस होगी 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 है। अब मेरे बच्चे हमें इनकी रेडियस का रेशियो पता है 1:क्यूब रूट 2, यानी अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस होगी क्यूब रूट 2। अब क्यूब रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1/2 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुना में क्यूब रूट 2। और हमें 1 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी और कुछ थोड़ी करना है। तो क्यूब रूट 2 कहाँ है, 2 गुना क्यूब रूट 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे दोस्त, कह रहे यार कंपेयर करके आंसर निकालिए। यहां 5 की पावर है 3x जमा 4, जबकि यहां 5 की जो पावर है 4 गुना 105 है, यानी 420 है। तो मेरे भाई 3x की जो वैल्यू आई वो 416 आई, 4 उधर जाएगा माइनस का। तो कहता है यार x का पूर्णांक भाग ज्ञात करो। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 आठे 24, तो यानी 138। पूर्णांक वाला जब आंसर डेसिमल में है तो आप डेसिमल वाला मत बताइए, आप केवल इंटीजर पार्ट बताइए, तो आंसर होगा 138। कहता है एक बारंबारता बंटन का माध्य 55 बहुलक 50 है, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को इस समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यार, इंपेरिकल फार्मूला ये रहता है कि जी जो मोड होता है वो इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये बेसिक फार्मूला होता है, हमें मेरे बच्चे इसी फार्मूले में वैल्यू रखनी। कहता है मीन जो रखा हो 55 है, तो 55 को 2 से गुना किया 110, और इसका मोड जो रखा है वो 50 है।
3 मीडियन है। आप 110 इधर लाएंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 160। 110 इधर आया, 50 में 160 और 3 बटे आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये मीडियन की आ जाएगी। तो बटे 3 आने का मतलब अपने आप में सिद्ध है कि या तो आंसर में 6 आएगा, जिसे हम 6 7 लिख देते हैं, या 3 आएगा। अब कहानी ये है कि यहाँ 6 नहीं है, यहाँ नहीं है, ना 3 है, केवल एक ही ऑप्शन है डी जिसमें 3 तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। कहता था एजेस ऑफ ए वुडन क्यूब इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है घनाभाकार बर्तन है जिसके किनारों की लंबाई 14 सेंटीमीटर। घनाकार, घनाभा नहीं, घनाकार बर्तन है जिसकी किनारों की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब कहता है घन के प्रत्येक फलक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है। एक अर्धगोला काटा जाता है। देखिए देखिए यार, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको तरीके से। मतलब ये 3D टाइप फिगर है, जिसे आप समझेंगे तो मजा आएगा। ऐसे ये क्यूब होगा मेरे बच्चे, है ना। ऐसे मेरे बच्चे ये क्यूब है। तौबा तौबा। ऐसे कहता है भाई ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है जी। आराम से समझना, बहुत जरूरी है कि आप फिगर को ट्रेस कर पाए। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्यूब है। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं और ये हर हर कोर्स देखोगे तो वो वर्गाकार दिखाई दे रही होगी। अब सवाल में हमें क्या कह रहा है, कहता है हमने एक अर्धगोला काटा, हर सिरे से अर्धगोला काटा है। क्या काटा है मेरे बच्चे, अर्धगोलाकार हिस्सा हमने काटा है हर सिरे से। जैसे हमने यहां से एक अर्धगोलाकार हिस्सा काट दिया, ये हमने मेरे बच्चों अर्धगोलाकार हिस्सा काटा है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमने एक अर्धगोलाकार हिस्सा काटा है। यहां से जो अर्धगोला कटेगा ना वो ऐसे आएगा, यानी आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। यानी ऐसे यूं लूप होगा, जैसे कटोरी नहीं होती अपने घर में, जो कटोरी होती है जिसमें खाना खाते हैं, ऐसे ये कटोरी है। ठीक है जी, कटोरी है। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब कहानी ये है कि सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई ये कटोरा जब काट दिया आपने, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है चारों साइड का, वो रिमेनिंग सॉलिड का आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया बताना रिमेनिंग सॉलिड का। तो एक फेस का निकाल दीजिए, उसी को 6 फेसेस से गुना कर देंगे, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब कोशिश करता हूं इसको समझाने की, अगर आप थोड़ा समझ पाए तो। ये जो होगा ना, ध्यान से देखोगे तो ये पूरा सरफेस ऐसे होगा, चिकना अंदर से चिकना सरफेस होगा, अर्धगोला है। तो यानी इसको हम टच कर पा रहे होंगे, आपने कहा जी बिल्कुल टच कर पा रहे होंगे। अब ये पूरी लेंथ वर्क की 14 है और कह रहा है ये जो रेडियस है ये 7 है। हमने कहा यार बिल्कुल सही बात है। तो यार इस गोले का सरफेस एरिया क्या होगा जो अंदर वाला है, तो आप कहेंगे जी 2 πr², रेडियस 7 है, 7 का वर्ग। मैंने कहा यार ठीक बात है। अब बात ये है कि सर जब आप एक वर्ग ले रहे हैं, जब आप एक वर्ग ले रहे हैं और इस वर्ग के अंदर आपने एक अर्धगोला काट दिया, भाई ध्यान से देखोगे तो यही तो वो अर्धगोला है जो कटा है आपका, यही तो वो अर्धगोला है। लेकिन ये वाले हिस्से जो है ना दोस्त, अभी भी तो सॉलिड फेसेज रह गए ना ये वाले हिस्से। भाई अर्धगोला यहां कटा, लेकिन ये वाले तो सॉलिड फेसेज रह गए ना, ये सॉलिड फेसेज तो बचे हुए। तो एक तो इस चिकने हिस्से का ढलान वाले का एरिया और एक इस व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया, ये एरिया हमें निकालना होगा। तो ये व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, तो इसके ऊपर रिजल्ट भी है, आपको कईयों बार सिखाया भी हुआ, सिखा देता हूं। देखिए यार, अगर मेरे बच्चे ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा है ए, इसके अंदर सर्कल खींचा जाए और फिर इन पोर्शन का एरिया आपसे पूछा जाए, या इस तरह से दो अर्धगोले ना अर्धवृत्त खींचे जाए फिर इस हिस्से का एरिया पूछा जाए, या यहां से 4 क्वाड्रेंट खींच दिए जाए, 4 चतुर्थांश खींच दिए जाए,
और फिर इस वाले गोले का वॉल्यूम ना एरिया, इस हिस्से का एरिया पूछा जाए, या यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेंट खींच दिया जाए, इस वाले हिस्से का एरिया पूछा जाए। इनमें किसी भी हिस्से का अगर आपसे एरिया पूछा जाता है ना, तो इसका एक सीधा सीधा स्ट्रेट फार्मूला होता है, दैट इज 3/14 a², 3/14 a², 3/14 a²। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज है ना परसेंटेज में पूछ ली जाती है, तो परसेंटेज में 21.43 रहता है, परसेंटेज में जो हिस्सा रहता है वो 21.43 रहता है। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इतनी बात समझ गए। तो अब मैं अपने सवाल पर वापसी आता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरे सर्कल का एरिया कितना है, तो आप कहेंगे 14 का वर्ग, 14 का वर्ग। और मैं कहूँ इस व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया कितना है, ये जो 4 व्हाइट है, तो आप कहेंगे इसका एरिया होगा 3/14 a²। अब साइड है 14, तो 14 से काटा तो ये आ गया 14×3 = 42, और यहाँ सोल्व करें 2 पाई का मतलब 22/7 गुना 7 का वर्ग। देखो जी 7 से 7 काट दो, अब 7 दूनी 14, मतलब गुना कर लो यार, 7 दूनी 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 और 2 30, 308, और 42 ये, तो आप कहेंगे जी आया 350। तो ये 350 जो है वो एक सरफेस का एरिया आया, और ऐसे घन में 6 सरफेस होते हैं, तो गुना ये कर देंगे, तो 0, 6×5 = 30, 6×3 = 18, और 3 21। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल बेहद आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है कि सवाल को टैकल कैसे करना है ना। मुझे पहली बार समझाना था तो मैंने इतना टाइम लिया, एक एक फिगर को बना बना के दिखाया। ये चीजें एक बार इमेजिन अगर आप कर लेते हैं तो फिर इस सवाल में कोई दम नहीं बचता है। बाकी कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपको याद रख लेना चाहिए। देखिए अगला सवाल समझने से पहले एक बात समझिए, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि भाई बोट प्लस वाटर की वैल्यू है m, और बोट माइनस वाटर की वैल्यू है n, तो मेरे बच्चे आप मुझे बोट की वैल्यू बताइए क्या होगी। जब भी ऐसी इक्वेशन हो कि इनके कोफिशिएंट 1 हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा इन दोनों के जोड़ की आधा होती है, यानी m+n/2 होती है। और वाटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही यानी माइनस वाले पार्ट की इनके डिफरेंस की आधा होती है, यानी m-n/2 होती है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम सारे सवालों का इस्तेमाल करके तोड़ें। जैसे आइए, पहला सवाल ये कहता है एक नाव है, 20,000 मीटर धारा की विरुद्ध जाती है। अच्छा 20,000 मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो 20 किलोमीटर, तो कहता है 20 किलोमीटर धारा की विरुद्ध जाती है, और 44 किलोमीटर, 44,000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है। देखिए यार डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, अगर आप धारा के विरुद्ध जाएंगे तो नाव की चाल में से पानी की चाल घटानी होगी। और सवाल में कह रहा है कि भाई 44 किलोमीटर की जो यात्रा है ना वो धारा की दिशा में कर रहे हैं, यानी बोट प्लस वाटर। तो कह रहा है ऐसा करने में कुल मिला के 8 घंटे का समय लगता है। मैं कहा जी ठीक है। अगली स्टेटमेंट में क्या करें, कह रहा है 15,000 मीटर धारा के विरुद्ध जा रही है, 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर। कहता है जी 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी बोट माइनस वाटर। और कहता है जी 22,000 मीटर यानी 22 किलोमीटर जो जा रही है वो जा रही है धारा के दिशा में, बोट प्लस वाटर। तो कहता है सवाल लेता है 5 घंटे। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि यार पानी की चाल ज्ञात करिए क्या होगी, और पानी की चाल मीटर पर सेकंड में पूछिए, तो जो भी आएगी स्पीड उसे 5/18 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। ये मेरा सवाल है। मैं आपको इसे स्मार्टेस्ट तरीके से तोड़ के दिखाऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा। हर हाल में आप तीनों तरीके सीख जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल लंबा मेथड सिखा रहा हूं, डिटेल मेथड सिखा रहा हूं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है भागना नहीं समझना, क्योंकि पेपर यहीं से निकलेगा और लन्नू पन्नू तरीकों से सिलेक्शन नहीं होगा आने वाले वक्त में। सवाल बहुत खतरनाक आ रहे हैं भाई साहब, एनटीपीसी में इतने खतरनाक सवाल पूछे हुए हैं ना, आप क्या मानेंगे कि टीचरों से ना टूटे सवाल, इतने बढ़िया बेहतरीन सवाल है। और जिन लोगों ने बेस्ट पीवाईक्यू कराए भी है ना, उन लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे सवाल ही छोड़ दिए वहां से, क्योंकि उनसे निकले नहीं, उनका शॉर्टकट नहीं बना। एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका शॉर्टकट बना ही नहीं सच मायने में, तो वो लोग क्या है कि उन सवालों को छोड़ के भाग गए। यहां आपको एक एक चीज इन सातों सुपर सेट में मैंने कराई हुई है। आप देखिए प्लेलिस्ट में एनटीपीसी सुपर सेट जाके, बहुत जरूरी चीज है। अब आइए देखिए यार, सबसे पहला तरीका सिखा रहा हूं, हर भाई को ध्यान से समझना है, एक बार सीख गए जिंदगी भर के लिए साफ। पहला तरीका तो ये कि हम इनका एलसीएम ले लें। 20 और 15 का एलसीएम क्या हुआ जी 60, तो इस सबको 4 से गुना कर दें। ये तो हो गया मूर्खों वाला तरीका, और इन सबको 3 से कर दें। अब क्या हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब मैं इसे माइनस करता हूं, माइनस माइनस। अब क्या करें, ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। यहां 44 गुना 3 कितना होता है जी 132।
और 22 चौके कितना होता है जी 88। अब 132 में से 88 घटाएंगे तो 12 यहां बचा और 32 यहां नहीं बचा 44। तो मेरे भाई बचा 44 बटे बी प्लस डब्ल्यू। देखो जी यही चीज बची, कुछ और आप कहेंगे यही चीज बची। और यहां है 8 या 24 और 5 चौक 20, 24 में 20 क्या बचा भाई 4। तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे 11 आया, मतलब बोट प्लस वाटर की जो वैल्यू है वो 11 आ गई। बोट प्लस वाटर की वैल्यू आ गई 11। आपने कहा जी ठीक है। अब बोट प्लस वाटर की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, बहुत प्यार से समझना। कोई जल्दबाजी अपने पास नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है, शांति से सीखने आए। अगर बोट प्लस वाटर 11 है तो यहां 11 रखेंगे, तो 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 आया। ये 2 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो 5 में से 2 गया 3 आया, यहां बच गया 3। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बराबर 3 आ गया। 3 से काटेंगे 3 5 15, यहाँ 1 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस डब्ल्यू ऊपर, यहाँ 5। तो बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 5। अब ये पिछली स्लाइड में मेथड बताया था क्या कि दोस्त बोट की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इनके जोड़ का आधा होगा। 11 और 5 16, 16 का आधा 8। और वाटर की वैल्यू क्या होगी जी इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 11 में 5 गया 6, 6 का आधा 3। 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे मीटर पर सेकंड निकालना है तो 5 बटे 18 से गुना करना होगा। तो 3 एकम 3, 3 6 18। तो जवाब आया 5 बटे 6 मीटर पर सेकंड। और उसने पूछा कि नाव की चाल बताओ, तो इसे 5 बटे 18 से गुना करेंगे। तो 2 नीम 18, 2 चौक 8। तो ये आया 20 बटे 9। 20 बटे 9 मतलब 2 सही 2 बटे 9 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन है। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों इन सवालों को बिल्कुल डिटेल में करने का। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने डिटेल भी इतना सॉफ्ट लिया है कि आपको डिटेल लगेगा नहीं। अब बता रहा हूं कि स्मार्ट तरीके क्या। देखिए आपके लिए जो असली खेल है ना वो ये है कि आप बोट प्लस वाटर निकाल लें और बोट माइनस वाटर। ये चीजें आप कितना स्मार्टली प्ले करते हैं इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। एक बेसिक तरीका बताता हूं क्या। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो यहां नंबर लिखा है ना, किसी भी इक्वेशन को उठा लो, जैसे मैंने इसी इक्वेशन को उठा लिया, इस नंबर के टुकड़े करो। 22 के टुकड़े क्या होंगे, या तो 22 ही होगा या फिर 11 होगा या तो। इस नंबर के टुकड़े कर लो। 15 के टुकड़े क्या होंगे जी, 15 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा। अब आपने ये बात समझनी है कि भाई बोर्ड प्लस वाटर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और इसकी छोटी होगी। अगर मैं 15 और 22 ले लूं तो 22 से काटा तो 1 आया, 15 से काटा 1 आया, 1 और 1 तो 5 घंटे नहीं बनेंगे, तो ये तो नहीं बनेगी बात। अब अब मैं 22 और 5 लेके देखता हूं। 22 लूंगा तो 1 आया, 5 से लूंगा तो 3, 3 और 1 5 नहीं बना। अब बदलते हैं इसको, अब 11 लेते हैं। अगर यहां 11 ले ले तो 11 दूनी 22 2 बने, और यहां 5 ले ले तो 5 थी 15, 3 और 2 5, यानी ये तय हो गया 11 और 5। ये तरीका अभी समझने में आपको मुश्किल लगेगा, क्यों? क्योंकि 2-3 सवालों की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप फैक्टर निकालने ढूंढ पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है कि हम इनके फैक्टर निकालें और वो वैल्यू यहां सोचें प्लांट करके। तीसरा सबसे स्मार्ट तरीका, हर सवाल में नहीं लगेगा लेकिन ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 25 मार्च 2026 का, आप लगाना। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का आधा कर दूं तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, 44 का आधा क्या हो जाएगा 22, यहां ऑलरेडी रखा, और 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। यानी अगर 10 किलोमीटर में यहां से चलूं और 22 किलोमीटर में यहां से चलूं तो मेरा टाइम लगेगा 4। अब यहां तो मैं 22 ही चलाऊं, लेकिन यहां मैं 10 की जगह कितना चलाऊं 15 चलाऊं, 10 की जगह कितना चलाऊं 15 चलाऊं, मतलब कितना फालतू चलाऊं 5। तो ये 5 किलोमीटर फालतू चलने की वजह से मेरा यहां 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ है। समझना, फिर से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इस इक्वेशन का मैं आधा कर दूं तो 20 का आधा होता है 10, 44 का आधा होता है 22 और 8 का होता है 4। यानी अगर यहां से 10 स्पीड से चलता है, यहां 22 मतलब यहां 10 किलोमीटर चलता है, यहां 22 किलोमीटर चलता है, तो घंटे लगते 4, जबकि घंटे लगे हैं 5। 1 घंटा फालतू लगा है, क्यों? क्योंकि यहां 10 नहीं 15 चलाऊं, मतलब 5 किलोमीटर फालतू चलाऊं। मतलब 5 बटे बी माइनस डब्ल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चे बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्ट ही 5 आ गई। कमेंट करके बताना कितने मेरे भाई इस सवाल का मेथड समझ गए, मतलब इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब बी माइनस डब्ल्यू 5 है तो 5 चौक 20, 4 उधर जाएगा, माइनस का 8 में 4 गया, 4 4 11 44, तो बी प्लस डब्ल्यू आ गया 11। अब तो लड़ाई बची ही नहीं। अब इस सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है, मैं लिख देता हूं आंसर आपने देना है। कह रहा है 78 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम और 78 ही आती अपस्ट्रीम। कहता है 78 धारा के विरुद्ध जाती है और फिर धारा की दिशा में आएगी सेम ही डिस्टेंस। तो कहता है ऐसा अगर होता है तो टाइम लगता है 32 घंटे।
लेकिन कहता है कि अगर वो 15 किलोमीटर तो चले अपस्ट्रीम, बोट माइनस वाटर, और 52 किलोमीटर चले मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम, बोट प्लस वाटर, तो कहता है 12 घंटे लगते हैं। तो मेन लड़ाई ये है कि हम बोट प्लस वाटर निकाल लें और बोट माइनस वाटर, ये निकाल दिया तो फिर आगे की लड़ाई कुछ है। कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहला काम ये देखिए, जो मैं वहां नहीं समझा पाया था यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये कितने 9 घंटे, सॉरी भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते रहूं मैं। ये 9 घंटे, माफी चाहता हूं। अब देखिए दोस्त, कहानी क्या है, आपको क्या करना है, यहां 78 है और यहां 52 है। 78 और 52 दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा नंबर ढूंढो जो 78 और 52 दोनों को भाग दे देता है। पहाड़ा पढ़ेंगे 13 चौको 52, 13 छिक 78, 26 दूनी 52, 26 थी 78। यानी इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा ना सर, वो 13 भी आ सकता है और 26 भी आ सकता है। मैंने कहा मान ली बात। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। 78 और 15 का कॉमन फैक्टर ढूंढो तो शायद 3 से ही जाएगा, 3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनके कॉमन फैक्टर 3। तो सबसे पहले आप है ना ट्राई करो, तो बी माइनस डब्ल्यू को तो 3 ट्राई करो, 3 से काटोगे तो ये आया 5 घंटे। अब आप ध्यान दो कि मुझे यहां कितने घंटे चाहिए, 4, तभी तो 5 और 4 9 बनेगा, तो 4 घंटे चाहिए, तो बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड क्या होगी, 4 से काटेंगे तो 13 होनी चाहिए, क्योंकि 4 से भाग देंगे 13, 13 चौक 52 और 13 इसका एक फैक्टर है। अब यही चीज ऊपर भी चेक करो, 13 से भाग दो, 13 छी 78, 6 घंटे, और यहां कितना लिया था 3, 3 से भाग देंगे तो 26 थी 78, 26, तो 26 और 6 32 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि बी प्लस डब्ल्यू जो है वो है 13 और बी माइनस डब्ल्यू जो है वो है आपका 3। हाँ जी, अब क्या करा जाए जी, तो यहां से बोट की स्पीड निकाल देंगे, तो 13 और 3 16 का आधा 8, और वाटर की स्पीड पूछे तो 10, 13 में 3 गया 10, 10 का आधा 5। लेकिन नाराज है सवाल, कुछ और पूछना चाह रहा, क्या कहता है, शांत जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो भाई 1 घंटे में 8, तो 12 घंटे में कितनी, तो 12 8 96 किलोमीटर। वैसे भी हम एक चीज ये भी समझ सकते थे, थोड़ा है तुक्केबाजी लेकिन समझने को समझ सकते थे, कि भाई शांत जल में नाव कितनी दूरी चलेगी, तो बोट की स्पीड बी है तो 12 से गुना करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल एक ही है 96। लेकिन ये गलत भी है। ऐसा कहना क्यों? क्योंकि बोट की स्पीड बटे 2 में भी आ सकती है, बटे 3 में भी आ सकती है, तो कहना वाजिब नहीं है कि 12 का ही मल्टीपल हो, लेकिन फिर भी टाइम ना मिले तो ऐसे उड़ा देंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा है? बताओ भाई। यहां कह रहा है कि अनूप 8 घंटे में धारा के दिशा में 33 किलोमीटर जाता है, बोट प्लस वाटर, और कहता है 35 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, बोट माइनस वाटर, तो घंटे लगाता है जी 8। फिर कहता है 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, बोट प्लस वाटर, और मेरे भाई 28 किलोमीटर आता है अपस्ट्रीम, बोट माइनस वाटर, तो कहता है घंटे लगा देता है कितने यार, सेम टाइम, यानी 8 ही घंटे लगा। मुझे लगता है ये सवाल ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ 8 8 है तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं और आप दिमाग दौड़ाएं थोड़ा सा, तो 33 और 44 का कॉमन मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज 11। 35 और 28 का भी एक कॉमन मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहा है 7, तो मैं बी माइनस डब्ल्यू को 7 लेके चलता हूँ, तो 7 चौक 28, और इसे 11 लूंगा तो 11 चौक 44, 4 4 8 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 11 रखूंगा, 11 थी 33, यहाँ 7 रखूंगा तो 7 5 35, 5 3 8 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरे बच्चे बी प्लस डब्ल्यू आ गया 11, तो बी माइनस डब्ल्यू आ गया 7। अब हमसे पूछा क्या है, नया सवाल पूछ लिया हरामखोर ने। देखो अब क्या कह रहा है, धारा के, कहता हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रोड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कहता 55 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है जी 11, और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और 14 किलोमीटर जाना है धारा के विरुद्ध 7, तो कहता कितने घंटे लगेंगे, 7 दूनी 14, 11 5 5 5 तो 7 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए यार, यहाँ कह रहा है कि 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, यानी 25 बटे बोट माइनस वाटर, और कहता है 39 किलोमीटर धारा की दिशा में बोट प्लस वाटर। अगर आप ऐसी सेटिंग बैठाते हैं तो टाइम लगेगा 8 घंटे, लेकिन सवाल में कह रहा है 35 किलोमीटर अगर आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएं, और 52 किलोमीटर आप धारा की दिशा में जाएं,
तो कहता है कितने घंटे ले रही है भाई, 11 घंटे ले रही। सवाल में कह रहा है नाव की एक समान गति से चल रही तो धारा की गति ज्ञात करिए आप। तो कहता है पानी की चाल ज्ञात करिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 39 और 52 का कॉमन फैक्टर 13 हुआ, 25 और 35 का कॉमन फैक्टर 5 हुआ। 5 से भाग दूंगा तो 5 आया, 11 13 से भाग दिया 3 आया, 5 3 8 सेटिस्फाई। 13 से भाग दूंगा 52 को 4 आया, 5 से भाग दूंगा 7 आया। तो 7 4 11 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बी माइनस डब्ल्यू जो है आपका वो आ रहा है 5, और बी प्लस डब्ल्यू जो आ रहा है मेरे बच्चे दैट इज 13। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर इजीली निकाल लेंगे। पानी पूछा है तो 13 में 5 गया 8, 8 का आधा 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप शायद पकड़ बनाने में कामयाब हुए, लेकिन एक चीज याद ध्यान रखना, बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करेगा, वो ये देखेगा कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 13 है तो डायरेक्ट यहां 13 लिख देगा, इनका कॉमन फैक्टर 5 है तो 5 लिख देगा। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डाटा को सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों इक्वेशन को, तभी आपको रखना है। क्योंकि देखिए, मुझे आपको खुश करना हो तो मैं डायरेक्ट फैक्टर बोलूंगा, मैं ये सब इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं, सीधे सीधे सवाल से ही बताऊंगा यार देखो 25 का और 35 का कॉमन फैक्टर ले लो, 39 का और 52 का कॉमन फैक्टर, लेकिन ये गलत है, ये लफेबाजी है, ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां सवाल में कह रहा है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, तो 24 अपॉन बोट माइनस वाटर, और धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर चल के बोट प्लस वाटर। कहता है 10 घंटे लगाते हैं, लेकिन इसी के उल्टा अगर हम ले लें 36 बटे बोट माइनस वाटर कर दें और 24 बटे बोट माइनस वाटर कर दें, तो मतलब बोट प्लस वाटर कर दें, तो कहता है तो टाइम कितना ले रहा है, तो कहता है 10 घंटे था और धारा के विपरीत 36, तो 12 घंटे ले रहा है। अब देखिए यार, ध्यान से देखिए तो यहां पे भी कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा और यहां का भी कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। अब उनके मुझे छोटे फैक्टर लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेंगे भाई? छोटे फैक्टर लेने पड़ेंगे। अब यहां कैसे करें, करके देख लेते हैं। भाई 12 तो आप ले नहीं सकते, अगर इसे 12 लेंगे तो यहां आया 2, तो 12 में 2 गया 10, 10 से भाग देंगे स्पीड आया 3.6। ठीक है जी, इसे मैंने 12 लिया तो 12 3 36, 10 में 3 गया 7, तो यहां आ गया 7, 7 से भाग जाएगा ही नहीं डेसिमल में। तो मेरे भाई अगर आप ऐसे किसी सवाल में फंस जाएं जहां ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है दोनों इक्वेशन में, तो आंख बंद करके वहां एक ही काम करना है और वो है डिटेल। इसे 3 से गुना कर देंगे तो 24 3 72, 36 दूनी 72, बस सीधा सीधा यार, 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो, इसे 3 से कर दिया, इसे 3 से कर दिया, कुछ नहीं है। मैंने आपको हर तरीका सिखाया। तो 24 3 72, 36 दूनी 72, कट के खत्म हो गया। यहां देखेंगे 36 3 108, 24 दूनी 48, तो बचा 60 बटे बी प्लस डब्ल्यू। यहां आएंगे तो 10 3 30, 12 दूनी 24, 6 काटेंगे मेरे बच्चे, तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 10। समझ गए? अब बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कहीं पे भी फंसा के छोड़ दो। आज इसी इक्वेशन में मैं बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 10 रख लेता। अगर मेरे भाई मैं 10 रखूंगा तो 2 5 10, 2 12 24, यह आया 12 बटे 5 घंटे, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 12 बटे 5, यहां बचा 36 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और यहां जब सोल्व करोगे तो 12 5 60 में 12 गया 48 बटे 5। अब 12 3 36, 12 चौक 48, तो मेरे भाई बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी, 15 बटे 4। अब मुझसे पूछा क्या है, कहता है पानी की स्पीड बताइए, तो पानी की स्पीड क्या होगी, इनके डिफरेंस का आधा, तो 10 माइनस 15 बटे 4 निकालो पहले। तो आप कहेंगे 4 धाई 40, 40 में 15 आ गया 25 बटे 4, तो 25 बटे 4 का आधा करना है, आधा करना है मतलब बटे 2, 25 बटे 8। देखिए 8 एक ही जगह है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें हर तरीके के रास्ते आने चाहिए। मैं फिर हमेशा क्लास में कहता हूं, आपको खुश करना हो ना यहां, तो मैं इस सवाल को लेता ही नहीं, लेकिन सच बात यह है कि आपको सिखाना है, आपको पेपर तक लेके जाना है, कामयाब करना है, तो जरूरी है मेरे बच्चे इस मेथड को समझाऊं। अगर मेरे बच्चे आपको समझ में आया तो इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। कह रहे यार, एक माली स्वचालित स्प्रे का प्रयोग करके, एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों को 3 पंक्तियों में पानी देता है। ए में 12 मिनट लगते हैं, बी में 15 मिनट लगते हैं, और सी में कहता है 20 मिनट का वक्त लगता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 पे एक साथ एक्टिव हुए, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम,
सुबह 9:45 पे एक्टिव किए गए थे। तो छठी बार प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए, ये बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह नहीं भी लिखा रहता, ना भी लिखा रहे ना तो भी रखना है, यानी जो स्टार्टिंग वाला उसको भी एक मानना है। तो कहता है कितने समय बाद छठी बार मिलेंगे। तो मेरे बच्चे ऐसे केसेस में हम हमेशा क्या लेते हैं, टाइम का एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आया 60 मिनट। 60 मिनट को बदलेंगे तो 1 घंटा है, यानी हर 1 घंटे बाद ये सारे आपस में मिलेंगे। तो 1 घंटे में हर 1 घंटे में एक बार, तो 6 बार मिलना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 6 बार। और उसने पूछा था कि छठी बार कब मिलेंगे, तो छठी बार जो मिलेंगे ये 6 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन उसने सवाल में एक चीज खास बात कही, क्या कि पहले वाला शामिल है। तो अगर पहली बार 9:45 पे मिले थे तो इसका 5 बार और मिलेंगे, तो जो 5 बार मिलेंगे वही तो छठा कहलाएगा, क्योंकि पहला तो ये हो चुका है, 5 बार और मिलेंगे। तो एक बार मिलने में इनको 1 घंटा लगता है, तो 5 बार और मिलने में कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई, 5 घंटे। तो 5 घंटे इसमें जोड़ दो, तो जवाब होगा 9 और 5 14, 45। लेकिन टाइम बदल के एएम से पीएम हो जाएगा, यानी 2:45 PM पर, है ही नहीं, ये रहा 2:45 PM पर मेरे प्यारे बच्चों छठी बार एक साथ मिलेंगे। कहता है यार सरलतम रूप बताओ, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/9, उसकी हो जाएगी 1/10। एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 9, 59/90। एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। कहता है ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में घटती चली गई। पहले महीने 30% घटी, तो यानी 10 से 7 हो गई। फिर 20% घटी, 5 से 4 हो गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5। फिर 50% घटी, तो 50% 1/2 होता है, तो 2 से 1 घट के 1 रह गई भाई। लेकिन चौथे महीने 40% बढ़ गई, 40% 2/5, यानी 5 से हो गई 7। तो कहता है यार बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में, और मुझे परसेंटेज में निकालना है। जब भी मुझे ये निकालना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो मुझे एक काम करना चाहिए क्या, कि मुझे यहाँ कोशिश करके 100 बनाना चाहिए, 100 बनाना चाहिए। तो अगर मैं इन सबको गुना करूं तो देखो 5 दूनी 10, 10 ढाई 100, तो ये आया 100 गुना 5। और यहां देखोगे तो 7 7 49 गुना 4। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं कि 5 से इधर काट भी दूं तो ये 50 होता तो ये वैल्यू आती 10, 50 होता तो ये आता 10। अब ये 10 से थोड़ा कम आया, तो मैं कह सकता हूं कि 100 से कोई चीज 10 चौक 40 से थोड़ी छोटी आ गई, 40 से थोड़ी छोटी आ गई। तो 100 में से 40 घटाते तो आंसर आता 60, लेकिन 40 से थोड़ी छोटी घटा रहे तो आंसर 60 से बड़ा आएगा। और 100 पे 60 यानी 60% का क्या हो गया, कमी। 60% की क्या होगी, कमी, यानी ऑप्शन सी। आपका मन नहीं मान रहा तो 5 से भाग देंगे, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखेंगे, 5 निम 45, 9.8, 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 8 निम 72 और 3 75 है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 8 32, 4 निम 36 और 3 39, तो 39.2, 39.2 घटाते तो यहाँ 60.8 आ जाता। हाँ जी, कोशिश करिए यहाँ 100 बनाया जा सकता है तो बनाइए। कहते हैं यार एक निर्माता 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार के कागज के कप बना रहा है। ऐसे 1000 कप बनाने में कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है ना, शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 है जी, बिल्कुल ठीक है। आर की जो वैल्यू है दोस्त वो कितनी है, रेडियस है 7, बिल्कुल। और लेटरल हाइट कितनी है जी, तो हमें पता है ट्रिपलेट लगना है, तो 7 24 25। शंकु ऐसे बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो 7 24 25। और ऐसी सेटिंगें करते करते, ये सेंटीमीटर में है क्या, और तरीका, चलो मीटर में बनाना है तो 7 सेंटीमीटर के बटे 100 और 25 के भी बटे 100, ये हो गया मीटर में। अब कहता है ऐसा 1000 कप बनाने, तो 1000 कप बनाने थी, ये कहानी हो गई। तो कहता है कितने कागज की जरूरत होगी। आओ दोस्त सोल्व करते हैं। देखो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी सच बात यह कि सवाल के आखिरी में ना डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, 1 2 3 जीरो बची हुई है। नहीं 3 जीरो नहीं आएंगी, 4 भी तो है ना, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो 2 ही जीरो आएंगे, बिल्कुल। 5 से काटा 5 5 25, 2 बचा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। अब बिल्कुल ठीक है, 2 ही जीरो आएंगे। अब मैं तो यूनिट डिजिट पकड़ूंगा यार, क्यों टाइम खराब करूंगा। 5 को किसी भी ओड नंबर से गुना करेंगे तो ऊपर 5 आएगा, और नीचे 100 है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, आखिरी अंक 5 आएगा, और आखिरी अंक 5 एक ही ऑप्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। एक वृत्त और उसके केंद्र ओ से 6 मीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु। कहता है ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर है ओ,
यहां कोई 6 सेंटीमीटर दूरी पर ये कोई पॉइंट है। कहता है यहां से हमने एक टेंजेंट खींची, ऐसे दो टेंजेंट खींची होगी, ए बी और ए से, ए बी और ए से। ये भाई राइट एंगल बनाएगा। सर्कल की रेडियस दे रखी है 3, तो हमें ये समझना होगा कि ये 3 है, ये 6 है। तो ये कितना आएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि ये 1, ये 2, तो ये आएगा √3। और हमने हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1 √3 2 है, तो मेरे भाई ये वाला जो कोण आएगा ये आएगा 30 डिग्री। ये वाला कोण क्या होता है? 30 डिग्री। अब एक खास चीज क्या पूछ रहा है इस सवाल में कि इसको इससे मिला दें, तो यार ये वाला कोण बताओ। तो मेरे बच्चे ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 30 ही होगा। ये एक रिजल्ट होता है कि जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होता है। पूरा नहीं कह रहा हूं मैं, आधा कह रहा हूं। जितना ये वाला एंगल होता है उतना ही ये वाला एंगल होता है। दूसरा ही सवाल को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि ये 30 था तो ये 60 होना था, ये 90 बनेगा, तो उस वजह से भी ये 30 बता सकते हो। आइए दोस्त, देखिए यार, 2601 जो होता है वो 51 का वर्ग होता है। अब भाग का निशान है तो भाग का मतलब है कि बटे 51 लगा दो। अगर 51 है तो क्यों दिमाग दौड़ा रहे हो? सीधा सीधा देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा। 2 तिया 6, 6 छिंग 36, ऊपर आ रहा है 6, तो एक को किससे गुना करके 6 आए? 6 से। इसका मतलब इस सारी सेटिंग को सोल्व करके यूनिट डिजिट आएगा 6। यहां यूनिट डिजिट क्या है? 4, तो 4 में y का यूनिट डिजिट जोड़ना है तो 6 आना चाहिए, तो y का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। तभी तो 2 और 4 6 बनेगा, तो 2 एक ही जगह है, तो यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहते हैं यार 7 के प्रथम 350 धनात्मक गुणनों का औसत ज्ञात करिए। तो पहला हो जाएगा 7 एकम 7, दूसरा हो जाएगा 7 गुना 2, तीसरा हो जाएगा 7 गुना 3, और आखिरी वाला हो जाएगा 7 गुना 350। यही तो गुणज बने। कहते हैं इनका एवरेज निकालिए। एवरेज का एक बेसिक नियम है कि अगर सीरीज क्रमागत है, क्रमागत मतलब हर एक क्रम के बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे 7 और 14 का डिफरेंस 7, 14 और 21 का डिफरेंस 7, 7 7 है, तो एवरेज निकालना तो एक बेसिक तरीका है कि आखिरी टर्म ले लो, पहली टर्म ले लो, जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, बात खत्म यार। तो 7 जमा 7 गुना 350, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, यहां 1 बचा, यहां 350, तो यहां आया 351, और कहता है 2 से भाग दे दो यार, और तो क्या ही होगा। यानी पहली टर्म और आखिरी टर्म जोड़ के 2 से भाग दे दो। अब देखो गुना कर लेते हैं, मतलब डिजिटल सम भी ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। 7 एकम 7, 7 5 35, 7 21 और 3 24। तो देखो यार 2400 को 2 से भाग दोगे 1200 आएगा, या 58 है तो लगभग 1228 के आसपास, 29 के आसपास आंसर आएगा। यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए जब भी कंजुगेटिव टर्म्स हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ 12, यहाँ 15, नहीं 12 14, और ऐसे चलते चलते मैंने यहाँ लिख दिया 28, मैं कहूँ इनका एवरेज बताओ, तो सबको जोड़ के आंकड़ों की संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है। पहला आंकड़ा लो, आखिरी आंकड़ा लो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दैट इज योर आंसर। आइए मेरे भाई, देखिए यार ऐसे सवाल पेपर में आजकल आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि इन सवालों को कैसे किया जाए, बड़ी चीज है। तो इन सवालों को करने का एक बेसिक तरीका है कि आपको इन्हें सोल्व नहीं करना पूरी तरीके से, ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि सोल्व करने जाओगे बहुत टाइम खा जाएगा और होगा ही नहीं। सवाल में ये कह रहा है कि यार इन कॉलमों की मिलान करनी है भाई, मीन इन तीनों में से किसके बराबर है? तो आप कहेंगे जी माध्य जो होगा वो हर हाल में 7 से 10 के बीच में होगा, क्योंकि लोअर लिमिट 7 है, मैक्सिमम लिमिट 10 है, तो 7 और 10 के बीच में होगा। तो मीन 7 और 10 के बीच में तो केवल यही दिखाई दे रहा है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि मीन जो होगा वो ये होगा। यानी आई फर्स्ट जो है फर्स्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये काट दो, यहाँ फर्स्ट थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काट दो, यहाँ फर्स्ट वन को। अब आगे पढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है ना। तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। अब आप ये देखिए कि इसका वर्गमूल ये होगा या इसका वर्गमूल ये होगा, तो आप कहेंगे ये लगभग 121 है और ये लगभग 11 है, तो 121 का वर्गमूल 11 बना, तो यानी इसका वर्गमूल ये वाला आएगा। तो यानी मेरे बच्चे वेरिएंस जो होगा वो 1.21 के आसपास होगा, तब ये 1.1 आएगा। यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो होगा ये, तो सेकंड वाला 3 को बताएगा, तो सेकंड वाला 3 यहां है, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा है यार टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए? देखिए यार कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहला पाएगी जब उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 2 ही होती है। तो 2m-3 जो है ना, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो एट एनी हाउ, तो m की जो वैल्यू आ गई वो यहां से
नॉट इक्वल टू 3/2 आ गई, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार सवाल में कह रहा है इसका मीन बताइए, तो भाई इसकी मध्य वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो आप कहेंगे जी इसकी आएगी कितनी भाई, 15, इसकी 25, इसकी 35, इसकी 45, इसकी 55। डिटेल तो आप जानते ही हैं ना, इन सबको गुना करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी से भाग देंगे तो आएगा आपका माध्य। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया ऐसे सवालों में, क्या माध्य दे रखा 35, 35 से ही कितना कम है, मैं यहीं गुना कर देता हूँ, या चलो यहाँ कर देता हूँ। 35 से कितना कम है, -20। 35 से कितना कम है, 10, ये 0। ये 35 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 10 ज़्यादा है, और ये 35 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा। अब क्या करते हैं, अब इनको हम गुना करते हैं और फिर देखते हैं कि माइनस वाले और प्लस वालों का जोड़ बराबर आना चाहिए। देखिए यार अब हम चाहें तो गुना कर लें या चाहें तो कुछ कर लें। जैसे अगर गुना करना है, मतलब मैं मूर्खों वाले तरीके से बताऊं यहां से आगे, तो मैं कहूंगा गुना कर लो यार, 15 दूनी 30, -300 और -210। तो माइनस में जो आना चाहिए वो -510 आना चाहिए। अब प्लस में क्या आ गया, 10 को 41 से क्या 410, तो 410 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हर हाल में 100 आनी चाहिए, तभी तो ये 510 और 510 आएगा। तो 100 लाने के लिए एक्स की क्या वैल्यू चाहिए, 5 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, डायरेक्ट ऑप्शन ए। और अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहां से डिटेल भी उठाएंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, यूनिट डिजिट ऑप्शन में अलग अलग। भाई 5 को 5 से गुना किया, इकाई का अंक 5 आया, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा 5, इसलिए 5 आएगा क्योंकि 5 को किसी ओड नंबर से गुना करोगे 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, 5 और 5 10, 0 हो गया, 5 और 5 10, 0, इनका इकाई का अंक हो गया 0 जोड़ने का। 55 को इससे करेंगे तो 5x आएगा ऊपर वाले का यूनिट डिजिट, और नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो 5 और 1 6, 3 9 और 1 10, इनका इकाई का अंक आ गया 0, तो बचा x। तो अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 5 से गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट आए वो नीचे ऊपर सेम आ जाए। तो कौन सा नंबर है कि 5 को किससे गुना करें कि इकाई का अंक भी वही आए जो नंबर है, तो केवल 5 है, क्योंकि 5 को 5 से करोगे तो 5 ही आएगा। तो वो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए। कह रहे यार यदि ए का वेतन बी के वेतन से 113% ज्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से 113% ज्यादा है, 113 का मतलब बना ये 100 है, तो भैया ये 123 होगा, क्योंकि 113 ज्यादा होगा ना, 113 ज्यादा होगा, तो ये होगा 213। माफ, तो कहता बी का वेतन ये से कितना कम है, तो हम कहेंगे जी यार 113 की कमी है कितने में, 213। तो कहता है 100 पे बताइए कितना हो। अब देखिए यार आप अगर ऊपर देखें तो 113 के बाद डबल जीरो है, और नीचे देखें तो 213 है, और हमें ये बात पता है। देखिए मतलब मैं मूर्ख बनाऊं तो बात अलग है, नहीं तो 100 213 से सीधा भाग दे दो, आप पहले ही उसमें समझ जाएंगे। मतलब दो भाग देते हैं, 213 से भाग देंगे तो भाई 5 पे जाएगा ही जाएगा, साथ में 5 है तो 5 दिए 15, 5 से कम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 1065 घटाएंगे तो बचेगा ही 65, एक जीरो और। अब जिस पे भाग जाएगा वही डायरेक्ट आंसर है, तो आप कहेंगे जी अब तो जाएगा 3 से तो ज्यादा जा ही नहीं सकता, 3 पे ही जाएगा, 3 3 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट आ गया कि 53 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो एक ही है। दूसरा तरीका ये है, यहां से मैं 13 घटा दूं और यहां 13 का 50 गुना यानी 650 घटा दूं, तो फिर नीचे आ जाएगा 200, तो भी मैं अप्रोक्सीमेशन के थ्रू इस आंसर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहद आसान है, और ऑप्शन में केवल एक भाग देना, वो 5 है ही डायरेक्ट, उसके बाद वाला चेक करना है हमें, और कुछ नहीं करना। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको पता ही है कि सारे ऑप्शन 50 प्लस है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 213 को 50 से करेंगे तो वो चीज पहले लिख लो, फिर जो बचा उसे अलग से भाग दे लो। लेकिन देखिए मेरे बच्चे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे पहली बार सवाल पूछा है तो समझ लीजिए। सवाल में कह रहा है कि ये कोई सीरीज है 11 2 13 13 2 15 15 2 17 ऐसे 71 तक का मानक विचलन m है। कहता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन m है, तो m का समाकल भाग यानी इंटीग्रल पार्ट ज्ञात करना क्या होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। देखिए यार जब भी कोई सीरीज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, इफ सीरीज इज इन एपी, अगर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हो यानी समानांतर श्रेणी में हो, मतलब डिफरेंस सेम हो, तो सबसे पहला काम है कि आप n की वैल्यू निकालें, और n का मेरा मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालें। उससे पहले d निकाल लें, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होगा 13 में 11 गया 2, यानी 13 - 11 दैट इज 2।
अब नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 + 1। तो 71 में 11 गया 60, 60 बटे 2 यानी 30, 30 और 71। अब इसका जब आप मानक विचलन निकालेंगे यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा d इंटू एन स्क्वेयर -1/12। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका फार्मूला हो जाता है जब ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हो। ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ n की वैल्यू 31, तो 31 का वर्ग हुआ 961, 961 में 1 गया 960 बटे 12, 12 से भाग देंगे 12 × 8 = 96, 80 ये आया भाई। और d की वैल्यू कितनी है जी 2। अब आप ये बात जानते हैं कि 80 जो होता है 80 को हम लिख सकते हैं 16 × 5 = 80। तो 16 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे मेरे बच्चे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4√5। तो आंसर जो आएगा वो मेरे बच्चे आएगा 8√5। आंसर आएगा 8√5। अब आपको है ना √5 की वैल्यू लेनी पड़ेगी और √5 की वैल्यू रखना 2.23 यही होती है भाई 2.23। अब ये वैल्यू रखते हैं तो 8 × 2.23 तो 8 × 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 17.84 हमें इंटीजर पार्ट चाहिए नहीं ऑप्शन सी। अगर आपको ऐसे में दिक्कत आती है इस तरह से कि भैया 8√5 में फंस गए और निकाल नहीं पा रहे हैं तो 8√5 को आप करिए क्या, इस 8 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 64 × 5। 64 × 5 जो आएगा वो आएगा 320। अब इसके आसपास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए, उससे आसान हो जाएगा। कैसे? एक मैं ढूंढ लेता हूं 15 का, 16 का, 17 का, 18, 17 का वर्ग होता है मेरे बच्चे 289 और 18 का वर्ग होता है 324। तो ये 289 और 324 के बीच में है। तो हर हाल में इसका जो आंसर आएगा वो 17 पॉइंट समथिंग आएगा और आपको इंटीजर पार्ट चाहिए था तो मेरा आंसर हो गया 17। अब इसी पे मैं एक सवाल और ले दे रहा हूं, ये भी रेलवे में ही आया, मैंने इसका नाम 25 से ही रख दिया ताकि आप समझ पाए। कह रहा है जीरो माध्य वाले 7 लगातार पूर्णांकों का मानक विचलन ज्ञात करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब आपको यहां यही बात समझनी कि जीरो माध्य वाले, इस जीरो माध्य की जरूरत नहीं है अभी के लिए, आपको बस ये देखना कि 7 लगातार पूर्णांक है। अगर 7 लगातार पूर्णांक है तो एपी बन गया, 7 लगातार पूर्णांक है तो एपी हो गया। अगर आप लगातार पूर्णांक लिखेंगे जैसे 5 लिखा, 5 से अगला 6 लिखा, 6 से लिखा 7, ऐसे 7 पूर्णांक लिखते हैं, मैं जीरो को लेके नहीं चला, तो आपको ये पता है कि डी की वैल्यू कितनी होनी है जी 1, बिल्कुल सही। एन की वैल्यू कितनी होनी है जी 7, एन की वैल्यू होनी है 7 क्योंकि 7 पूर्णांक है। तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी इंटू रूट में एन स्क्र -1/12। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है जी 1, एन की वैल्यू कितनी है 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 1 गया 48, 48 को 12 से काटेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई आप ये बात तो जानते हैं कि अगर a + b 90 डिग्री हो तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि tan a को हम कोट भी लिख सकते हैं। आपने कहा यार ऐसी तो अपने को कोई आपत्ति है नहीं। अगर अपने को कोई आपत्ति नहीं है तो हम इस 27 की जगह कोट 63 लिख दें तो कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, यानी tan 27 की जगह हम कोट 63 लिख सकते हैं। आपने कहा लिख लो। अब क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है? तो जवाब आएगा जी 1। अच्छा आगे बताओ। आगे मैं ये कह रहा हूं कोट की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, पूरे से 3 कॉमन आ गया, यहां बचा सीकेंट 56 और कोट 34 को मैं क्या लिख लेता हूं tan 56 लिख सकता हूं। तो फिर वही बात बन गई कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, 1 को 3 से क्या 3, तो 1 और 3 जोड़ा तो आंसर आया 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर। कह रहे यार एक आदमी है बास्केट बैच के दौरान एक रियायती स्टोर लगाता है और 2 चीजें करता है, एक बर्गर और एक सॉफ्ट ड्रिंक। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत है 5 और बर्गर की कीमत है 15 रुपए। प्रत्येक बर्गर की कीमत इतनी इतनी है, अंत में कुल मिला के 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, यानी कुल मिला के जो आर्टिकल बेचे वो 87 बेचे। कह रहा कुल मिला के 87 आर्टिकल उसने बेच दिए, 87 आर्टिकल कुल मिला के मतलब सॉफ्ट ड्रिंक और बर्गर दोनों मिला के 87। हमने परसेंटेज में कुत्ते बिल्ली वाली टाइप पढ़ी, वही पकड़ देनी है कि भैया 5 तो सॉफ्ट ड्रिंक, 5 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक है और 15 की है बर्गर। तो मैं कहता हूं यार 5 का ही बर्गर हो, 10 रुपए फालतू लगा देते हैं। तो इस हिसाब से 5 रुपए सॉफ्ट ड्रिंक भी 5 रुपए बर्गर भी, तो 87 पांजे 5 7 35, 5 8 40 और 3 43,
435 का खर्चा हो, जबकि खर्चा दर का 785 का। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो मेरे हिसाब से 350 एक्स्ट्रा हुआ। किसकी वजह से? इस 10 रुपए की वजह से। तो 10 की वजह से 350, तो मतलब 1 यूनिट 35, यानी बर्गर जो खरीदे होंगे वो 35, 87 में 35 गया, तो ये पूछा क्या हमसे? सॉफ्ट ड्रिंक। तो 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो खरीदी गई होंगी मेरे बच्चे वो 52। ऑप्शन सी मेरे बच्चे यहाँ राइट आंसर है। कहता है कि लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 8% बढ़ा दी गई, रेडियस कहता है 8% बढ़ा दी गई है, और लेटरल हाइट 15% घटा दी गई है। तो कहता है सरफेस एरिया में बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई को हटा देते हैं, यानी आर और एल में ही लगना है सक्सेसिव। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि 8% की फ्रैक्शन 2/25 लेके, और आप ये कह सकते हैं कि 25 से 27 हुई, और 15% का 3/20, 20 से आप कह सकते हैं 17। ये थोड़ा मूर्खों वाला तरीका हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट। या फिर मेरे बच्चे आप सक्सेसिव लगा दीजिए, x प्लस वाई, 15 में 8 गया 7, और 15 8 120, 120 को 100 से भाग देंगे तो 1.2, तो करेंगे तो -8.2 कहीं आएगा, है कहीं? तो यानी 8.2 का डिक्रीज हो जाएगा। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी 1200 मीटर की दौड़ लगाते हैं, ए बी को 300 मीटर से और सी को 600 मीटर की अग्रिम बढ़त देता है। सवाल में कह रहा है कि भैया कोई रेस है, ये रेस है, कहता है ए अगर इसमें 1200 भागता है, क्योंकि 1200 मीटर की रेस है, तो कहता है बी जो भागेगा वो 300 मीटर कम यानी 900 भागेगा, और सी जो भागेगा वो 600 मीटर कम यानी 600 ही भागेगा। 1200 में 600 कम मतलब 600 भागा। इतनी इतनी दूरी ए बी सी दौड़ रहा है। अब कहता है ए बी को 30 सेकंड पहले छोड़ देता है, यानी ये 30 सेकंड ज्यादा टाइम ले रहा है, और ये 60 सेकंड ज्यादा टाइम ले रहा है। कह रहे यदि ए की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, तो भाई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1200 मीटर जाने में कितना टाइम लगा? 120 सेकंड। तो अगर इसने 120 सेकंड लिया तो इसने 30 फालतू यानी 150 सेकंड लिया, और 120 में 60 जोड़ा, इसने 180 सेकंड लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि यार ये बताइए बी और सी की स्पीड बताइए, मीटर पर सेकंड ही आ रहा है, यही है। 15 छिक्के 90, आंसर आएगा 6, और 6 एक ही ऑप्शन में है, तो यही है, बस इसको निकालो ही मत। कह रहा है यार 64 128 और 64 128 और ए, ये 3 नंबर है। इन तीनों नंबर का जब हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो वो आ रहा है मेरे बच्चे 4480। 4480 को जब आप निकालोगे, फैक्टर करोगे, तो ये आएगा 2 की पावर 7 गुना 5 गुना 7। ये मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आना चाहिए। 64 की बात करें तो 2 की पावर 6 है, 128 की बात करें तो 2 की पावर 7 है। अब कह रहा है यार ए की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। भाई मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, मिनिमम क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम क्या ले सकते हैं। तो हमें पता है कि यार 2 की पावर 7 एलसीएम में मैक्सिमम, यहां 7 आ चुका है, तो यहां 2 की पावर 7 से बड़ा तो कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते, यानी 2 की पावर 7 से सारी छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। क्या 5 या 7 दोनों यहां है? नहीं, तो इसका मतलब 5 और 7 तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इसके जो नंबर होंगे ना वो इस तरीके से लिए जा सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ना मेरे बच्चे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू आएगी 35, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, और यही आपका एलसीएम था। 4480 घटा देना है, तो 5 8 में 7 में 3 गया 4, तो 4445 आप करना मेरे बच्चों। मेरा करेक्ट आंसर है 4445, यानी ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया हो, ये सीरीज में मजा आया हो, तो मैंने 7 सुपर सेट थे, सातों सुपर सेट आपको करा दिए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के। अब बारी है अगले 7 सुपर सेट रेलवे की। अब आपने कमेंट में जितना ज्यादा आप भर सकते हैं भर दीजिए। अगर आपने ग्रुप डी कहा तो ग्रुप डी होगा, आपने एएलपी कहा तो एएलपी के 7 सुपर सेट कराऊंगा, आपने अंडर ग्रेजुएट कहा तो मैं उसके कराऊंगा, जिसके कहेंगे उसके 7 सुपर सेट अब अगली बारी होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आए तो मेरे एसएससी प्रथम बैच या मेरे मैथ स्पेशल बैच के बारे में किसी भी बच्चे को बता सकते हैं, या कैरियर ऐप के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।